प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार पहला चैप्टर हम लोगों ने उठा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन लो, हम रोज स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के बाद आपको आज करना क्या है, पहले पढ़ाई नहीं करना है, पहले इधर देखो, सब्सक्राइब करना है। सुनो कंपटीशन वालों, एक बार ध्यान से सुन लो, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों ने पहला वीडियो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। स्वर का हम लोग गहन विवेचन कर चुके हैं और हम लोग एक नई शैली कर रहे हैं चार्ट के माध्यम से। हर चीज चार्ट पर है, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बड़े बड़े विद्वानों की किताबों को पढ़ने के बाद उनकी समरी बनाकर आपको चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा देखेंगे कि एक ही चार्ट को समझने से सारे एमसीक्यू के उत्तर आपको मिल जा रहे हैं। तो क्यों ना इसको लाइक करें, क्यों ना इसको सब्सक्राइब करें। चलो बिना किसी भूमिका के हम लोग जुड़ते हैं आज व्यंजन, क्योंकि हमने बताया था कि वर्ण को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप पिछला वीडियो देखिए, उसका चार्ट देखिए या फेसबुक पे रील में देख लीजिएगा, रील में। तो व्यंजन को दो आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, कितने आधार पर? दो आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और एक है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम आपको बताना चाहेंगे किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। आपको पता है बहुत से लोग मुंह बना के इस तरीके से गले से क्या है, दांत से क्या है, तालू से क्या है, जिह्वा से क्या है, इन सब का विभाजन बता रहे, वो उतना अच्छा याद नहीं रहता है। इसलिए हमने आपको संस्कृत के उससे बताने की कोशिश की है। तो देखो, आपके पास हमने वर्णमाला लिखी है। ध्यान रखना चाहिए आपको, जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जो हमारे द्विगुण हैं, उनका उच्चारण स्थान डिसाइड नहीं होता है। उच्चारण स्थान उनको छोड़ करके है। पहले तो छोटा बड़ा आप सीख लीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छुटाओ बड़ाओ, री ए आए ओ आओ, अंगा, काखा गागा अंगा, चाचा जाजा यहाँ, टाठा डाडा अणा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ, यारा लावा, शाखा शाहा, और बाकी उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? संस्कृत का ही व्याकरण है, उसी से हमने लेके समझाना है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, वर्णमाला आपने समझ ली। अब अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि इसको थोड़ा समझ लो, इसको रट लेना। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना और अपने आप वर्णमाला सही हो जाएगी। और इससे एक प्रश्न आता ही आता है। अकुह यानी कि आ, का मतलब है का वर्ग, का क्या मतलब है? आ का मतलब दोनों स्वर, आ और बड़ा। कु का मतलब कवर्ग और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ। अब काट के देख लिया जाए। अकुह यानी कि आ काट लिया गया, बड़ा काट लिया गया। कुह माने का वर्ग, पूरा काट दिया जाए। हा, और ये हा काट दिया जाए। और विसर्ग जो होता है प्रातः वाला, ये वाला, इस तरीके से इसका उच्चारण हा होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इसे रट लेना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। चलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आ कखा गगा अंगा और हा छूट गया। फिर है एदयता कंठ तालु। अब एक उच्चारण स्थान कंठ, कंठ के बाद कंठ और तालु, इससे क्या होता है? ए और आए, ये देखो लिखा हुआ है, आप ये काट लीजिए, ए काट दीजिए, आए काट दीजिए। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? एदयता कंठ तालु। एक बार पढ़ के सिखा दें। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, एदयता कंठ तालु, इचुषा नाम तालु, उदौतो कंठोष्ठम, ऋटुषाणाम मूर्धा, वकारस्य दंतोष्ठम, लितुलसा नाम दंता, उपपद्मानीया नाम ओष्ठिः, नासिकानुस्वारस्य चा, अमंगलना नाम नासिका चा। ये मंत्र के रूप में याद करिए और इससे अच्छे नंबर पाइए। तो एदयता वाला आपकी समझ में आ गया, हम लोगों ने वर्ण काट दिए। फिर है इचुषा नाम तालु। ई का मतलब ई, चू का मतलब चवर्ग,
या का मतलब या और शा का मतलब शा। तो देखो भाई काट के देखा जाए, दोनों ई काट दिया जाए, च वर्ग काट दिया जाए और या काट दिया जाए, शा काट दिया जाए, ये आपके कट गए अक्षर। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। चा छा जा, इस तरह से बोल के भी देख सकते हो। ओदौतो कंठोष्ठम, ओ का मतलब ओ और दौ का मतलब आओ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ और होंठ। देखो ओ, इसमें कंठ भी है ना, और ओ होंठ भी गोल हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कंठ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से है। ओ और आओ काट दिया जाए, काट दिए साले को। अब देखते हैं, फिर लिखा है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री का मतलब री, टा का मतलब टवर्ग, फिर रा, फिर शा। तो री, देखो री कहाँ लिखा है? काट दो। टवर्ग कहाँ लिखा है? काट दो। फिर ऋटुर्षाणा, ऋटुर रा काटो, सा काटो। अब इसीलिए इसका पूछा जाता है सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको रटा होना चाहिए ऋटुर्षाणा मूर्धा। ये मूर्धा सा कहा जाता है। ये वाला सा क्या कहा जाता है? ताला बिसा। क्यों कहा जाता है? इचुषा नाम तालु। तो देखो वकार से दंतोष्ठ, इसमें केवल एक ही अक्षर है वा। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और होठ, वा। तो वा देखो भाई कहाँ लिखा है? ये मिल गया, काट दिए। फिर देखो लितुलसा नाम दंती। ली जो है संस्कृत का अपने हिंदी में है नहीं, तो तवर्ग देख लो, ला देख लो, सा देख लो। तवर्ग काट दो, फिर ला काट दो, फिर सा काट दो। इसीलिए इस सा को दंती सा कहते हैं। आज समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि नियम ही है लितुलसा नाम दंती उप पद्मानिया नामोष्ठी। इसमें देखो ऊ का मतलब ऊ और बड़ू ऊ, काटो भैया, काट दो। पा का मतलब पवर्ग, काट दो। क्लियर हो गया आपका। अब देखो इन स्वरों का उच्चारण स्थान जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन आज समझाया हूँ वर्णमाला। क्लियर हो गया कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चरित होगा। लेकिन इसके लिए ये आप जरूर रट लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम। फिर देखो क्या लिखा है? नासिका अनुस्वारस। ये जो है अनुस्वार, ये क्या है? ये तो पहले कट चुका है विसर्ग में। ये क्या है? नासिक है। अंगद, दंगा, दंगल, कंचन, है ना, ये ना। और आ मंगलना नाम नासिकाचा, और ये जो है वो तो है ही है। और ये पंचमाक्षर भी क्या हैं? नासिक के हैं। नासिका से उच्चारण स्थान होता है चाचा जा जा यहाँ से पापा बाबा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिका चा। यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? जैसे अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, वैसे इन पांचों का भी उच्चारण स्थान नासिका भी है। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस तरह देखो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि किस वर्ण को कहाँ से उच्चरित किया जाता है। प्रिय छात्रों बहुत ध्यान से समझ लो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। अब सा पूछे आपको सा कैसा है, हालांकि इस पे आधारित एमसीक्यू का पूरा वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ की, लेकिन इसे याद नहीं कर लो। सा क्या है? हमसे अचानक पूछो सा क्या है, हम बता देंगे मूर्धा है। ये वाला सा क्या है? हमको पता है ऋटुषाणाम मूर्धा और लितुल सा नाम दंती, ये दंती है। हा का उच्चारण स्थान क्या है? अको विसर्जनीय नाम कंठा। हा कहाँ से हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। आप कुछ भी पूछो हम बता देंगे, क्योंकि हमने ये रटा है, पढ़ा है, समझा है। आप भी पढ़ सकते हो। मुझसे भी ये गलतियां लगातार हो रही थी, तब मैंने देखा कि जो हिंदी का व्याकरण उससे ये चीज़ सही नहीं हो रही। फिर हमने संस्कृत की एक किताब ली, हालांकि वो संस्कृत यूट्यूबर ही हैं, बड़े विद्वान हैं संस्कृत गंगा से, उनकी किताब से मैंने इसको पढ़ा, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। अब ये नहीं भूल रहा। और हमारे विद्यार्थी अब तक जो चयनित हो चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सब भी इसी से पढ़ के चयनित हो चुके हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार चलो इसे और पढ़ लो। अको विसर्जनीया नाम कंठा, इचुषा नाम तालु, ऋटुषाणाम ऊर्धा, लितुलसा नाम दंतो, ये दयतो कंठ तालु, वदतो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम। क्लियर हो गया? अमंगलना नाम नासिका चा। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रिय छात्रों आप लोगों की उच्चारण एकदम समझ में आ गया होगा, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण करें। अब दूसरा आता है प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर विभाजन। तो पहला विभाजन है
श्वास की मात्रा के आधार पर। अब श्वास जो हम लोग लेते हैं ना उसकी मात्रा के आधार, इसके भी दो भेद हैं। देखो आप लोगों ने अल्पप्राण सुना होगा, क्या सुना होगा? अल्पप्राण, ये बात ध्यान में रखना है। अल्प प्राण, अल्प इसी से देख लो, अल्प का मतलब थोड़ा और प्राण का मतलब हवा, जिनके उच्चारण में थोड़ी हवा निकले, कम वायु निकले, उनको कहते हैं अल्पप्राण। अब देखो वर्णमाला हम लोग लिखी थी ना, काका गागा अंगा, इसको बोलते हैं कवर्ग। तो कवर्ग का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का खा गा घा अंगा। तो इसमें देखो पहला, तीसरा और पांचवा और प्लस यारा लावा, ये ही वर्ण आपके क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। इसको आपको याद रखना है। 135 यारा लावा, क्या याद रखना है? 135 का मतलब पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु, जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक निकले। अब देखो अगर प्रत्येक वर्ग को हम करें का खा गा घा अंगा, ये वर्ग हो गया, तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो बचा क्या? दूसरा और चौथा। क्या बचा? दूसरा और चौथा। इनको क्या कहेंगे? महाप्राण। तो यारा लावा हो गया इसमें, तो बचा नीचे वाला शाखा सा, तो शाखा सा इसमें जुड़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब कैसे याद रखेंगे कि 135 कम बुद्धि के लोग नहीं ठीक हैं यार, याद रखना यार। 135 कम बुद्धि के लोग ठीक नहीं है, 24 लोग महान हो, बस अपना सब काम ओके हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, यार का मतलब यारा लावा, और महा का मतलब महाप्राण, 24 का मतलब दूसरा और चौथा, प्लस तीनों सा और हा। फिर आता है स्वर तंत्री, जो अंदर नहीं होते, इनके आधार के कंपन के आधार पर। तो इनको चाहे घोष कहो भैया, चाहे सघोष कहो, थोड़ा आराम कर लो, थक गए हो, चलिए भाई हम भी पसीना पोंछ लेते हैं। घोष और सघोष। देखो बगल में डीजे बज रहा भाई, इनके घर में एक लड़का अच्छी नौकरी में आ गया है, तो हम लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोगों के घर भी डीजे बजेगा, उसी की आवाज़ आ रही है, जाने तो उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग अपना। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो, क्या हो? कंपन हो स्वर तंत्रियों में, तो उनको क्या बोलते हैं? घोष। घोष का मतलब है आवाज़। तो अब इसको जस्ट इधर से समझना है। प्रत्येक वर्ग का 345 का मतलब हमारा यही है, तीसरा, चौथा, पांचवा और सारे स्वर प्लस यारा लावा और हा। इसको आप समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे स्वर और यारा लावा, यानी कि यारा लावा को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये घोष कहलाएंगे। और अघोष का मतलब है जिसमें श्वास का उपयोग स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिसमें केवल क्या हो? श्वास का उपयोग हो, कंपन ना हो। तो इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्लस तीनों सा। तीनों सा को क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो अघोष में क्या हो जाएगा? 12 सा। इधर क्या हो जाएगा? 345 यार। तो घोष में 345। अब देखो सीधी सी बात है, अगर 345 आदमी बोलेंगे तो फिर घोष हो जाएगा, पूरी आवाज़ आ जाएगी, नाद हो जाएगा, उनके साथ स्वर मिला लिए, 345 सभी स्वर मिलाए यार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? घोष। और अघोष भाई जब 345 के आगे 12 होंगे तो सासा रटते रहें, इनमें कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। चलिए तीसरा है जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा श्वास का अवरोध होने पर। तो पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जानते हो कौन से हैं? वो वर्ग हैं, कवर्ग काखा गागांगा, चवर्ग चाचा जाजाइया, टवर्ग टाठा डाडाड़ा, तवर्ग ताथा दादाना, पवर्ग पाफा बाभा माँ। ये हो गए तुम्हारे स्पर्श। इनकी संख्या 5 गुणे 5 कर दो, क्योंकि 5 वर्ग हैं का 1 2 3 4 5 और पाँचों में 5 5 है तो 25 हो गए। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में मुख अवयवों से रगड़ कर बाहर आती है हवा। क्या आती है? इनके उच्चारण में जो वायु होती है
वो मुख अवयवों से रगड़ कर आती है। इनमें तीनों ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म प्लस हा प्लस ये आगत व्यंजन है जा ख ग। तो ये ध्यान में रखना है, संघर्षी ऊष्म, स्पर्श में कजटतपा वर्ग। फिर एक शब्द है स्पर्श संघर्षी। अब आपको ऐसे ध्यान में रखना है, तो स्पर्श संघर्षी हो तो उसमें चवर्ग है, क्या चाछा जा झा बस। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। पार्श्विक, पार्श्विक केवल ला को कहते हैं, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, तो बगल में है ला इसलिए पार्श्विक है ला। प्रकंपित का मतलब होता है कांपता हुआ, क्या होता है मतलब कांपता हुआ, जैसे रा बोलो ठर, ये होता है प्रकंपित। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, जैसे हम बोले जल पढ़, हम फेंक दे रहे हैं अक्षरों को, तो वो अक्षर है टा ठा डा ढा अड़ा अड़ा अड़ा, है ना, टा है ना, ठ ड ड़, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कुछ खास जो परीक्षाओं में आता ही आता है। चलिए देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बातें व्यंजन की। अर्धस्वर किसे कहते हैं, जैसे ये पूछा ही जाता है या और वाह हैं, तो ये हैं अर्धस्वर, आधे स्वर हैं। संयुक्त व्यंजन आपको हम बता चुके हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा पूरा बता चुके हैं। इनका निर्माण पूछा जाता है, छा का निर्माण का नीचे हलंत वाला ध्यान रखना, और शा, ता का निर्माण है, ता नीचे हलंत है, फिर रा, ज्ञा क्या है जा और या, स्रा क्या है शा और रा, हलंत वाला ही सही होगा, ये ध्यान में रखना। फिर देखो कुछ आते हैं आगत व्यंजन। शुरू में अपनी हिंदी में क ख ग ज फ, क ख ग, इनको आगत व्यंजन, लेकिन वर्णों के मानकीकरण के बाद इनमें केवल दो बचे हैं, जा और फा। काकल ध्वनि, ये प्रश्न काफी बच्चे पूछते हैं, कोचिंग में भी पूछते हैं कि काकल क्या होता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, जैसे ह, ये अंदर जो गुहा होती है वो खुली रहती है, ह, जो मुख गुहा खुली रहती है और वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है, जैसे बोलो हा ह, तो पूरा मुंह इधर मुख गुहा ये वाला पोर्शन होता है खुला रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं काकल, केवल एक ही अक्षर है हा। एक होता है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन में आते हैं ना रा ला सा, इनको ध्यान में रखना है, इन्हें रट लेना है। वर्ष का मतलब होता है दांत एवं मसूड़ों के बीच का स्थान। ऐसे ही युग्मक जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, यानी कि एक आधा अक्षर एक पूरा अक्षर, इक्का लुच्चा एक आधा अक्षर एक पूरा अक्षर, ऐसे क्या कहलाते हैं, इनको युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं, इनको द्वित्व ध्वनियाँ भी बोलते हैं। ऐसे ही संप्रक्त ध्वनियाँ भी होती हैं। क्या होती हैं, संप्रक्त। संप्रक्त का मतलब आप समझ लीजिए, संप्रक्त का मतलब है कि जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जैसे हमने लिखा संबल, ये वाला क्या है, इससे भी है सम और इसमें भी सम, तो ये वाला क्या कहलाएगा, संप्रक्त ध्वनि। थोड़ा और ध्यान दो, ये वाला जो रा होता है, जैसे शर्मा बच्चे गलत लिख देते हैं, आशीर्वाद बच्चे गलत लिखते हैं, शब्द है आशीर्वाद, तो रा जो है सा के बाद निकला, वा से पहले निकला, तो रा लगेगा वा के ऊपर, इसको बोलते हैं रेफ। ये होता है स्वर रहित, एक दृष्टि केवल वर्णमाला में चलते चलते डाल लिया जाए। स्वरों की संख्या 11 लिखी हुई है। अंग और आ क्या कहलाते हैं, अयोग वा, काचा टाता पा मैं पिछले बता चुका हूँ, ये स्पर्श व्यंजन है। यारा लावा क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। शाखा साहा क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन छत्र ग्यासरा और द्विगुण है ड़ा और ढ़ा। देखो वीडियो बहुत होशियारी से समझ, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या रजिस्टर बना लो यार, इसमें पढ़ो इसमें क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको वर्ण विचार के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत एक एक चीज स्वर की पूरी रिसर्च के साथ मैंने बताई। आप लोग अन्य भी वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, व्यंजन को मैंने एक एक चीज बताई। आपको कहीं कोई किताब पढ़ने जरूर नहीं, मैं बहुत सारे मैं भी वीडियो देखता हूँ कि केवल बुक को स्क्रॉल करते रहते हैं, इसको ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, तो फायदा क्या हुआ उसमें, फिर हमारे टीचर्स का क्या योगदान है। आप केवल चार्ट देखिए, चार्ट को समझिए, गुनिए, फिर आप प्रश्न देखो जो आपको परीक्षा देना है, उसके प्रैक्टिस सेट में जाइए, देखिए केवल मेरे चार्ट से वो प्रश्न हल हो रहे हैं कि नहीं। यदि वो हल हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो अपने परिवार को बढ़ाना है। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, समझिए, गुनिए, चैनल का भी विस्तार करिए,
खुश रहिए, अपने लक्ष्य को पाइए। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनकर अच्छे पदों को सुशोभित करें, मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।